नमस्कार, हिंदी चेतन भारती ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। आज हम धूमिल की काव्य रचना रोटी और संसद का अवलोकन करेंगे। काफी कम शब्दों में भारतीय समाज व्यवस्था और भ्रष्ट राजनीति की कलाई खोलने का काम यह कविता करती है। कविता के पहले संक्षेप में देखते हैं धूमिल का परिचय। धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक है। इनकी कविताओं में आजादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। वह व्यवस्था जिसने जनता को छला है, उसी व्यवस्था को आईना दिखाने का काम मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य रहा है। वाराणसी के पास खेवली नामक गांव में धूमिल का जन्म हुआ। धूमिल का मूल नाम सुदामा पांडेय था। धूमिल नाम से वे जीवन भर कविताएं लिखते रहे। सन 1958 में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा करके वे वही विद्युत अनुदेशक बन गए। अत्यंत कम उम्र में अर्थात उम्र के महज 48वें साल में ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से हिंदी साहित्य सृष्टि ने धूमिल जैसे अनमोल साहित्यकार को खो दिया। धूमिल हिंदी साहित्य के आकाश में धूमकेतु की तरह उभरे और अस्त हो गए। 15 अगस्त 1947 इस देश के लिए न सिर्फ आजादी का दिन बनकर आया था, बल्कि अनदिखत सपनों के सच होने का अवसर भी लेकर आया था। 1947 के उस वर्ष में एक जगह पर आजादी के और इन्हीं सपनों के साथ साथ आने वाले नए जीवन से जुड़े हुए खुशहाली के सपने देखे। लेकिन धीरे धीरे 1947 के बाद स्थितियां बदलती गई। चुनाव के बाद देश का माहौल बदलता गया और सपनों से जुड़ा हुआ सर्वसामान्य इस देश का नागरिक अब मोहभंग की स्थिति की ओर जाने लगा। 1960 के बाद हिंदी कविता में जिस मोहभंग की स्थिति की शुरुआत होती है, धूमिल उसकी अभिव्यक्ति करने वाले अत्यंत प्रभावशाली कवि रहे हैं। धूमिल की कविताओं में परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता का विरोध पाया जाता है। 1947 के बाद स्वार्थवश राजनीति से पैदा हुई व्यवस्था ने अपनी रक्षा के लिए इन सारे सकारात्मक गुणों को ओढ़ने का महज काम किया था और इसलिए तत्कालीन परिवेश में बेबाकी से ऐसे व्यवस्था का विरोध करने का काम धूमिल करते नजर आते हैं। इस व्यवस्था के विरोध के कारण धूमिल की कविताओं में एक प्रकार की आक्रामकता सहज मिलती है, किंतु यह आक्रामकता ही उनकी काव्य को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। धूमिल अकविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में एक है, जिनकी कविता के माध्यम से एक ऐसी काव्य भाषा का विकास हुआ कि जो नई कविता के दौर की काव्य भाषा की रोमानियत, अतिशय कल्पनाशीलता और जटिल बिंबधर्मिता से मुक्त है। धूमिल की काव्य भाषा जीवन के सत्य को अधिकाधिक निकट लाने का काम करती है। इनकी कम वर्ष की साहित्यिक सेवा में इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र शामिल है। धूमिल को मरणोपरांत अर्थात 1979 में कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल की कुछ सबसे लोकप्रिय कविताओं में मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि को गिनाया जाता है। धूमिल के काव्य के श्रेष्ठत्व में एक जगह लिखा गया है कि समकालीन कविता में धूमिल ने उसी प्रकार एक नए अंदाज एवं तेवर का आगाज किया, जिस प्रकार निराला ने छायावादी कविता तथा मुक्तिबोध ने नई कविता में। धूमिल के रचना संसार में उभरती उनकी राजनीतिक समझ प्रजातंत्र के प्रति उनके दृष्टिकोण से अवगत कराती है। धूमिल जन प्रतिबद्ध रचनाकार है, अतः जन विरोधी तंत्र पर उनके सर्वसामान्य से प्रतीत होने वाले लेकिन तीखे शब्दों के व्यंग्य प्रहार सहज दिखाई देते हैं। धूमिल की कविताओं के केंद्र में सामान्य आदमी दिखाई देता है, जो न किसी जाति से जुड़ा है, न धर्म, न संप्रदाय, न पंथ या पक्ष से।
उस सामान्य आदमी की सामान्यता ही उसके अस्तित्व की पहचान बन जाती है और यही सामान्यता, यही अस्तित्व बोध हमें धूमिल के काव्य में यत्र तत्र दिखाई देता है। हिंदी कविता में धूमिल को संघर्ष का कवि कहा जाता है, जो आजीवन कविता और जीवन के भी संघर्षों से गुजरता रहा है। व्यवस्था के विरुद्ध प्राप्त होते निरंतर गहरे अनुभव शब्दों के साँचे में ढलकर धूमिल के काव्य का आकार लेते नजर आते हैं। सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं राजनीतिक विरोध विद्रोह की कविताएं हैं। प्रस्तुत कविता संवादात्मक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। रोटी और संसद, यकीनन यह कविता फिर एक बार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखती नजर आती है। सर्वसामान्य रूप में हमने समाज को दो हिस्सों में बांटना सीखा है, जैसे शोषित और शोषक, अमीर और गरीब, ऊंचा नीचा, वैसे ही खाने वाला खिलाने वाला। पर भारत की आजादी के साथ इन सभी वर्गों में एक तीसरे वर्ग का उदय हुआ। पूंजीवादी सभ्यता ने सामाजिक ढांचे को चरमराकर रख दिया। इसी पूंजीवादी व्यवस्था ने जिस विषमता को स्थापित किया, उसी का गिने चुने शब्दों में पर मार्मिक वर्णन रोटी और संसद यह कविता करती है। इस कविता में यदि पात्रों की देखें तो महज 3 पात्र नजर आते हैं, लेकिन ये 3 पात्र, ये 3 व्यक्ति 3 वर्ग के प्रतिनिधि बनकर आते हैं। महज 7 से लेकर 8 पंक्तियों में यह कविता देखी जा सकती है, जिसमें एक रोटी बेलने वाला है, दूसरा उसी रोटी को खाने वाला है, तो तीसरा उस रोटी से खेलने वाला है। यह दुर्भाग्य है कि जो रोटी बेलता है वो उसे खा नहीं सकता, जो खाने वाला है वह संपन्नता के आधार पर पहले वाले से हर बार रोटी छीनता है। लेकिन इस 2 वर्ग के अलावा भी एक तीसरा वर्ग है कि जो न तो रोटी को बेल रहा है, न धन या संपन्नता के चलते इस रोटी को खरीद रहा है। अर्थात एक ऐसा वर्ग है जो न तो स्वयं कष्ट करता है, न उस कष्ट के एवज में धन से उसे पाता है, बल्कि वह इन दोनों वर्गों को दरकिनार करते हुए, उन्हें मूर्ख बनाते हुए, उनके कष्ट का उपहास करते हुए उस रोटी से खेलता है। धूमिल बड़े सामान्य शब्दों में सवाल उठाते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है। धूमिल का यह प्रश्न किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। धूमिल यह प्रश्न करते हैं उस संसद को, जिस संसद में हमने अर्थात सर्वसामान्य व्यक्तियों ने अपने समस्याओं को हल करने के लिए, इस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सांसद चुनकर दिए हैं, जो वैसे तो अपने आप को जनता के सेवक कहते हैं, जनता की सेवा के लिए वहाँ पे वो बिठाए गए हैं। लेकिन जब धूमिल एक सर्वसामान्य स्वर में, सर्वसामान्य व्यक्ति होने के नाते जब सवाल उठाता है, इस सवाल में भी जो मैं वहाँ पर आता है, ये मैं उसी सर्वसामान्य व्यक्ति का प्रतिनिधि बनकर आता है कि मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है। जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब की उम्मीद रखी जाती है, लेकिन जिस संसद में हमने जनता के सेवक चुनकर दिए हैं, वह संसद एक सर्वसामान्य व्यक्ति के सवाल पर भी जवाब देने से मुकरती है। इसलिए धूमिल को आखिर में कहना पड़ता है, मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। संसद और संसद को चलाने वाली राजनीतिक व्यवस्था आम आदमी की भलाई की बात तो करती है, पर असल में वे अपनी ही भलाई की सोचते हैं। राजनीति में प्रवेश कर चुका हर खद्दरधारी, टोपीधारी आम आदमी का खून चूस रहा है। धूमिल की कविताएं ऐसी स्थितियों का विरोध करती है।
15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ, उन दिनों यह रोटी बेलने वाला आदमी किसान हुआ करता था। आज यही आदमी मजदूर या सर्वहारा के नाम से जाना जाता है। सर्वहारा जो सब कुछ हार चुका है, संभवतः अपना अस्तित्व भी जो आज हारने के कगार पर है। यह वही है जो अपने पसीने से, मेहनत से रोटी पैदा करता है। इनके लिए रोज की मेहनत और पेट भरना नियम सा बन गया है। आजादी के 70 सालों के बाद भी इस सर्वहारा वर्ग के लिए रोज की मेहनत और पेट भरना नियम सा बन गया है। देश की आबादी का यह सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय चिंतन से यह बाहर है। इनकी चिंता सिर्फ नाम के लिए की जाती है, और वो भी तब जब चुनाव का मौसम होता है। इस कविता में एक दूसरा आदमी भी है जो रोटी खाता है। रोटी खाने वाला यह व्यक्ति, यह आदमी उपभोक्ता वर्ग का प्रतिनिधि है, जिसमें समाज का सभ्य वर्ग आता है। सुविधाओं का उपभोक्ता यह वर्ग पैसे के बलबूते पर पहले वाले आदमी की रोटी छीनता है। यह उपभोक्ता स्वयं पसीना नहीं बहाता, लेकिन पसीना बहाने वाले की मेहनत अपने धन के बलबूते पर जरूर छीनता है। इनसे अलग तीसरा वर्ग भी है जो मुनाफिखोरों का, पूंजीपतियों का, राजनेताओं का है। धूमिल केवल कविता नहीं लिखता, बल्कि इस कविता के बहाने वह रोजमर्रा की भाषा में सवाल भी पूछता है। सवाल पूछने वाला आदमी सदा से इस व्यवस्था के लिए खतरनाक सिद्ध होता आया है, क्योंकि वह समाज को पर्याय से व्यवस्था को कचघरे में खड़ा करता है। धूमिल सामान्य भाषा में सवाल पूछता है कि तीसरा आदमी कौन है। ऐसा लगता है कि कोई हम जैसे सामान्य जन से उठकर, जनता के लिए लड़ रहा है। मैं पूछता हूँ, इन शब्दों में बेबाकपन के साथ सामाजिक कर्तव्य और अधिकार भावना टपकती है। साथ ही निडरता से आई ताकत भी दिखाई देती है। संसद में बैठा हुआ वह सांसद, जनता का सेवक, गरीब की रोटी खाता है और संसद के पवित्र भवन में जाकर गरीबों को ही खाना शुरू करता है। यह तीसरा आदमी राजनीति को सत्ता का साधन बनाकर धर्म, जाति, भाषा, भय आदि से आतंक फैलाकर संसद से सड़क तक अपनी कुर्सी की रक्षा करता है। संसद में आकर यह स्वयं रोटी और रोटी बेलने वालों का स्वामी बन जाता है और सामान्य जन का शोषण करता है। धूमिल का रोटी बेलने वाला आम आदमी आए दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ऐसे में पतनशील संस्कृति को प्रश्न पूछता यह कवि व्यवस्था पर चोट करता है। रोटी बेलने वाला आदमी किसान, मजदूर, उत्पादक है। रोटी खाने वाला उपभोक्ता है जो नौकर पेशा मध्यम वर्ग का है। किंतु यह तीसरा आदमी जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। रोटी से खेलने वाला यह मुनाफिखोर है जो हर बार जनता को भटकाता है। धूमिल की यह कविता प्रजातंत्र के भ्रष्टाचार और तानाशाही का चित्रण करती है। कविता के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारतीय राजनीति और संविधान का खोखला बन चुका रूप दिखाया गया है। यह कविता सही मायने में आम भाषा में आदमी को आदमी होने की तमीज सिखाती है। सड़क से चलकर संसद में बैठने वाले इतने बदल जाते हैं कि संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को अपने हाथों में लेकर ये इतने ज्यादा सशक्त और सक्षम बन जाते हैं कि कर्तव्य की जगह पर आतंक फैलाते हैं और इसी फिर एक बार आतंक के बलबूते पर इतने अति विशिष्ट बन जाते हैं कि इनके विरुद्ध बोलने के लिए देश की संसद की वाणी भी मौन हो जाती है। जिसे न्याय का हम अंतिम द्वार कहते हैं,
उस न्याय के अंतिम द्वार पर जिसके माध्यम से पूरे देश को चलाया जा रहा है, इस देश की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने का अभिवचन हमारे संविधान ने हमें दिया था, उसी जगह पर हमने भ्रष्टाचारियों को बिठाया है। और एक भ्रष्टाचारी कभी दूसरे भ्रष्टाचारी के विरुद्ध नहीं बोलता। अतः इस व्यवस्था से कितने भी सवाल पूछो, इस देश की संसद हमेशा मौन रहेगी।